गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 पर चर्चा करेंगे और यूनिट 2 के अंदर जिस टॉपिक को हम आज चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है चतुर्विम सदिश संरूपण। चतुर्विम सदिश संरूपण यानी कि 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन, ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम इसको पुरानी जो स्टडी हमने करी है उसी के आधार को कोरिलेट करते हुए हम इसको बेटर समझ सकते हैं। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने यूक्लिडियन त्रिविमीय आकाश के बारे में पढ़ा हुआ है। यूक्लिडियन त्रिविमीय आकाश से तात्पर्य है मेरा कि जो आप स्थिति के निर्देशांक पढ़ते थे एक्स वाई जेड, उन्हीं का एक बेटर फॉर्मुलेशन करने के बाद चतुर्विम सदिश संरूपण बनता है। तो मोटी मोटी सी बात अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के सदिश संरूपण को मिन्कोविस्की नाम के वैज्ञानिक ने हमको बताया और उसका ये फॉर्मूलेशन दिक् समय समष्टि या स्पेस टाइम कॉन्टिनम भी कहलाया। उन्होंने ये बताया कि यूक्लिडियन त्रिविमीय आकाश में बेसिकली एक्स वाई जेड के 3 स्थिति निर्देशांक होते हैं, जबकि चतुर्विमीय आकाश के अंदर किसी भी घटना के 4 निर्देशांक समुच्चय होते हैं, जिनको हम x, y, x1, x2, x3, x4 से व्यक्त करते हैं। अब इनमें 3 निर्देशांक जो फर्स्ट वाले होते हैं x1, x2 और x3, जो आप यहाँ देख सकते हैं x1, x2 और x3, ये 3 निर्देशांक तो आपको आकाशीय निर्देशांक के तौर पर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन जो चौथा निर्देशांक है जो x4 है, दिस इज द आयोटा ct, इसका मान होता है और ये एक समय का निर्देशांक होता है जिसको हम टाइम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब यदि मैं इन घटनाओं को मध्य जोड़ने वाले सदिश की लंबाई का अगर वर्ग कर दूं तो ds स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर माइनस c स्क्वायर dt स्क्वायर, ये सूत्र हमने पहले पढ़ा हुआ, जो कि हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको पढ़ाया था तो उस समय भी हमने इस पे चर्चा की। अब जबकि चतुर्विम आकाश में अगर दो घटनाओं के बिंदु x1, x2, x3 और x4 हैं, और अगर अगली घटना पे हम चर्चा करें तो वो ठीक x1 प्लस dx1, x2 प्लस dx2, x3 प्लस dx3 और x4 प्लस dx4 निर्देशांक के होंगे। तो अगर यदि हम ये मान यहाँ पर रख देते हैं तो आप देखेंगे हल करने पर आपको मिलता है ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर प्लस dx4 स्क्वायर। तो इस प्रकार ds स्क्वायर का जो मान है वो आपको dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर प्लस dx4 स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और नीचे वाली को समीकरण 2 मान लें तो हम इन दोनों समीकरण की तुलना कर सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमको x4 की जगह क्या पुट करना होगा, आयोटा ct पुट करना होगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी आयोटा का मान अंडर रूट ऑफ -1 होता है, जिसको आप स्क्वायर अगर कर देते हैं तो 1 हो जाता है। तो x1 इज इक्वल टू x ले लीजिए, x2 इक्वल टू y ले लीजिए, x3 इक्वल टू z ले लीजिए। अब ये निर्देशांक किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के फ्रेम की बात करें तो उसी घटना में जड़त्वीय निर्देश तंत्र का फ्रेम कोई एस डैश भी हो सकता है। तो एस और एस डैश दो फ्रेमों के लिए अगर हम इस पर चर्चा करें तो जैसे आपने बोला कि एस फ्रेम के लिए इसके निर्देशांक आपने मान लिए कि x1 बराबर x, x2 बराबर y, x3 बराबर z और ऐसे ही x4 बराबर आयोटा ct। ठीक इसी प्रकार अगर कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र x डैश भी अगर है तो आप वहां से निर्देशांक क्या कहेंगे, x1 डैश इज इक्वल टू x डैश, x2 डैश इज इक्वल टू y डैश, x3 डैश इज इक्वल टू z डैश और ठीक इसी प्रकार x4 डैश इज इक्वल टू आयोटा c t डैश। तो यहाँ t पर डैश लगा है क्योंकि दोनों का टाइम जो है वो डिफरेंट है। अब इन राशियों के लिए अगर हम एस स्क्वायर की गणना करें तो आप देख सकते हैं कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू, दूरी आप निकालते थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो एस स्क्वायर का मान क्या आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया,
सिंपल सी बात है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू सॉल्व करने पर मिली वो मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो आप एक्स स्क्वायर किसको कह रहे हैं, x1 स्क्वायर को, x2 वाई स्क्वायर किसको बोल रहे हैं, x2 स्क्वायर को, z स्क्वायर किसको बोल रहे हैं, x3 स्क्वायर को, और आयोटा सी टी आयोटा -1 होता है ना आयोटा स्क्वायर, तो आप इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं प्लस का x4 स्क्वायर। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इसको पूरे को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स स्क्वायर म्यू। तो मोटी सी बात यह है कि हमको क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जो कि चतुर्विम सदिश एक्स म्यू की लंबाई है, यहाँ पे एक्स म्यू क्या बता रहा है, चतुर्विम सदिश की लंबाई, और सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ये निश्चर रहती है, इनवेरिएंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। और क्योंकि अगर एस फ्रेम के लिए आप ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू स्क्वायर, तो इसी तरह से आप एस डैश फ्रेम के लिए भी क्या कह सकते हैं कि एस डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू डैश स्क्वायर। तो बात क्या निकल के आई, बात ये निकल के आई कि एस स्क्वायर बराबर एस डैश स्क्वायर होता। तो ये चीज आपने एक महत्वपूर्ण इसमें सीखी कि एस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, और इनका मान अगर आप रखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू डैश स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जब एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील हो तो लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में लॉरेंज रूपांतरण के बारे में पढ़ा हुआ है। तो लॉरेंज रूपांतरण के 4 निर्देशांक आपको पढ़ाए गए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि बेटा x डैश इज इक्वल्स टू गामा x माइनस bt, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का s फ्रेम से s डैश फ्रेम में, y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z, और t डैश इज इक्वल्स टू गामा t माइनस v बाय c स्क्वायर x। और आपको ये भी बताया गया था कि यहाँ पर बीटा जो है वो v बाय c को निरूपित करता है, और ये प्रति संकेतन विधि के पद्धति को अगर हम यूज करें तो हम इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है टेंसर नोटेशन सिस्टम, अगर हम उसका यूज करें तो यही लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण आप किस तरह से लिखेंगे ये आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी आप इसको सिर्फ ये ध्यान रखिए कि लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण को टेंसर संकेतन पद्धति या टेंसर नोटेशन सिस्टम के आधार पर निम्न प्रकार लिखा जाता है, जैसे कि x1 बराबर गामा x1, जैसे यहाँ x1 डैश है तो x1 डैश बराबर गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x2 डैश इज इक्वल्स टू x2, x3 डैश इज इक्वल्स टू x3, और x4 डैश इज इक्वल्स टू गामा माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4। तो ये जो समीकरण आई है इसको हम बोलते हैं प्रदिश रूप में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। ये किस रूप में है, प्रदिश रूप में, यानी कि टेंसर नोटेशन सिस्टम के आधार पर लॉरेंज रूपांतरण की समीकरण। अब अगर आप इस समीकरण को एक मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इधर वाले जो आपके जो LHS हैं वो x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और x4 डैश है। और अगर RHS में बात करें तो these are the functions between the some constants and some variables. So x1
x2, x3, x4 इन चारों के डैशेस को आप इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और x4 डैश। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, आप अगर यहाँ कंपैरिजन करें तो आप देखिए x1 के साथ कोफिशिएंट गामा है और उसके बाद सीधे x4 के साथ कोफिशिएंट आयोटा बीटा है। दैट मीन्स कि x2 और x3 का कोई कंपोनेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आप जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आप x1 का कोफिशिएंट तो गामा लिख सकते हैं, इसलिए आपने यहाँ फर्स्ट लेटर लिख दिया गामा। बट इन एब्सेंस ऑफ x2 और x3 आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, 0 0। देन x4 का जो मल्टीपल है दिस इज द आयोटा बीटा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आयोटा बीटा और आगे क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, गामा, सो आयोटा बीटा गामा। ऐसे ही x2 का केवल एक ही कंपोनेंट है 1, तो यहाँ पर x1 के लिए 0, x2 का कंपोनेंट 1, देन 0 एंड देन 0। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली x3 डैश के लिए x3 का कंपोनेंट है 1, तो यहाँ शुरू में आ गया 0 0 देन 1 एंड देन 0। ऐसे ही फोर्थ कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ गामा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा बीटा इन x1, तो x1 का कंपोनेंट हो गया माइनस आयोटा बीटा गामा, यहाँ आप लिख देंगे माइनस आयोटा बीटा गामा। x2 का कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए यहाँ 0, x3 का भी कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए यहाँ 0 और x4 का कंपोनेंट यहाँ पर ओनली है गामा। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको इस तरह से मिल गया और पीछे क्या आ जाएगा, x1, x2, x3, x4। तो ये जो समीकरण आपके पास आई है ये एक तरह का चतुर्विम सदिश का मैट्रिक्स निरूपण आप कह सकते हैं। अब हम आगे की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने अभी समझा कि चतुर्विम सदिश की लंबाई का जो वर्ग है वो चाहे एस फ्रेम का हो या एस डैश फ्रेम का हो वो निश्चर होता है और आपने ये सिद्ध भी किया है। उसी प्रकार यदि किसी भी सदिश ए सदिश के घटक अगर a1, a2, a3 और a4 हैं तो उसके लिए भी आप क्या लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ म्यू बराबर 1 to 4 a स्क्वायर म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1 to 4 a म्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू निश्चर या कांस्टेंट। यानी कि ये कंडीशन फॉर एस फ्रेम और ये कंडीशन फॉर एस डैश फ्रेम, तो एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम दोनों ही फ्रेमों के लिए आपकी ये वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इसको भी सदिश रूप में एक मैट्रिक्स के तौर पर लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर x1, x2, x3, x4 डैशेस थे वैसे यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश और a4 डैश इज इक्वल्स टू ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट ही रहनी है, ये इसके लिए भी कांस्टेंट है, इसके लिए भी कांस्टेंट है, तो अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज सेम आपने लिख दी कि गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड देन माइनस बीटा आयोटा गामा 0 0 गामा और लास्ट में आ जाएगा a1, a2, a3 और a4। अब इस पूरे को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अगर इस पूरी मैट्रिक्स का मैं एक नया नाम रखूं तो मैंने रख दिया a म्यू डैश इज इक्वल्स टू इस पूरी मैट्रिक्स का मैं अंदर वाले का फर्स्ट पार्ट का क्या नाम रख रहा हूं, समेशन ऑफ न्यू a म्यू न्यू a न्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। तो यहाँ a म्यू जो है, a म्यू यानी कि ये आगे वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड दी चतुर्विम सदिश के रूपांतरण समीकरण है। ये 90 ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली ये भी एक चतुर्विम सदिश के रूपांतरण समीकरण कहलाती है और इसी का ही इन जनरल रूप जो है आपके नीचे लिखा हुआ है ये भी सदिश क्षेत्र की या चतुर्विम सदिश के रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या चीज होती है। ये कुछ ऐसे छोटे बेसिक्स जो हैं हमको इसमें काम में लेने हैं। तो उचित समय अंतराल या प्रॉपर टाइम इंटरवल को आप कैसे समझेंगे, तो देखो कि कोई भी समय अगर डेल्टा एस स्क्वायर के स्थान पर निश्चर राशि डीटो स्क्वायर हो तो डीटो स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझना इस बात को, दिस इज द टाइम, this is the distance, this is the velocity,
चाल बराबर दूरी बटा समय, आप सबने पढ़ा है। तो हमने उसी सूत्र से इसको निकालने की कोशिश की है कि डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को लेकर अगर हम कोई कार्य करना सुविधाजनक रहता है तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एस स्क्वायर एक कांस्टेंट होना चाहिए और डेल्टा एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी एक कांस्टेंट राशि होगी। भाई ऑलमोस्ट जब डेल्टा एस स्क्वायर एक निश्चर है, कांस्टेंट है, तो उसमें जब आप किसी निश्चर में किसी निश्चर का ही भाग लगाएंगे तो डेफिनेटली एक निश्चय राशि आपको प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति में यहाँ जो c है वो एक प्रकाश के वेग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम इसे विशेष प्रतीक d2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात क्या हुई, मोटी बात यह हुई कि d2 स्क्वायर इज इक्वल टू आप से आप क्या याद रखेंगे, डेल्टा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या फिर डेल्टा एस डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर डेल्टा एच स्क्वायर भी आपने लिखा है, डेल्टा एच डैश स्क्वायर भी लिखा है। बिल्कुल लिखा है, क्योंकि हम ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ही निर्देश तंत्र एस और एच डैश के लिए दूरी का जो वर्ग है वो एक समान रहने वाला है। तो इस आधार पर जब आप डीटो स्क्वायर को डेल्टा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कह रहे हैं, तो इसी प्रकार आप डीटो डैश स्क्वायर को भी क्या कहेंगे, डेल्टा एस डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कहेंगे। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप डीटो को कैलकुलेट करते हैं तो डीटो की वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास, डीटो इज इक्वल टू डी टी 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक बात है। तो dt को अगर आप बाहर रहने दें और नीचे 1 अपॉन सी स्क्वायर रहने दें तो आप देखिए ये पूरी क्वांटिटी जो है dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dz अपॉन dt का स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं ux स्क्वायर uy स्क्वायर और uz स्क्वायर को प्रदर्शित कर रही है, जिसको हम इन जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, केवल u स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात आप डीटो डैश को dt डैश 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर dx डैश अपॉन dt डैश स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस dy डैश अपॉन dt डैश स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस dz डैश अपॉन dt डैश स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट निकालने पीछे लॉजिक ये है कि d2 की वैल्यू भी ये आई dt 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और d2 डैश की वैल्यू भी आई dt डैश 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जहां s व s डैश निर्देश तंत्र में कण के जो वेग हैं वो u व u डैश हैं तथा इनके घटक ux uy uz एवं ux डैश uy डैश और uz डैश। तो आप ये प्रूव कर ही चुके हैं कि डेल्टा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एस डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट मींस डीटो स्क्वायर इज इक्वल टू डीटो डैश स्क्वायर। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि डीटो डैश इज इक्वल टू डीटो इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि एक निश्चर राशि है। इसी प्रकार आप इस राशि को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डीटो इज इक्वल टू डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो या तो 1/2 पावर लगाएं या आप अंडर रूट लगाएं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पर ये सारी बात करने के पीछे लॉजिक क्या है उसको आप समझिए कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक निश्चर राशि होगी। कोई भी निर्देश अगर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो उसमें ये एक निश्चर राशि होगी जिसकी विमा समय के समान होने से इस समय अंतराल को उचित समय अंतराल कहा जाता है और किसी भी जगत रेखा के सापेक्ष समाकलन उचित समय का मान आपको देता है। तो उचित समय का मान क्या हो गया, टो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/2 dt। अगर आप इस राशि का अवकलन कर देते हैं, सॉरी समाकलन कर देते हैं, तो आपको टो प्राप्त होता है और टो जो है वो किसी भी जगत रेखा के सापेक्ष आपको उचित समय का मान देता है। तो यह उचित समय पर चर्चा इसलिए की गई क्योंकि जब आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो वहां मैंने आपको एक छड़ की लंबाई के लिए हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन पे चर्चा करी थी और वहां मैंने आपको दो पैरामीटर बताए थे कि बेटा दिस इज द प्रॉपर लेंथ एंड दिस इज द एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ मतलब वास्तविक लंबाई, प्रॉपर लेंथ मतलब आपका उचित लंबाई। ठीक है।
अब हम बात करते हैं चतुर्विम वेग की। तो जैसा कि वेग की परिभाषा से आपको पता है कि अगर दूरी या विस्थापन का समय के साथ अवकलन कर दिया जाए तो वो आपको वेग के बारे में बताता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 वेक्टर के लिए, चतुर्विम वेग के लिए, तो हम इसको समझ सकते हैं कि हम यहाँ वेग का चतुर्विम रूप जो कि लॉरेंज रूपांतरण में निश्चय रूप रखता है को परिभाषित अगर करना चाहें तो जनरली आप जो वेग के लिए सूत्र यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, dx म्यू अपॉन dt, जो कि चतुर्विम सदिश की तरह ही व्यवहार व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि dt निश्चर नहीं है। तो यहाँ पर गतिशील कण के निर्देशांक अगर x म्यू के मान में परिवर्तन होता है तो चतुर्विम स्थिति सदिश dx म्यू निश्चर रहता है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे आपने वहां समेशन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट बोला, वैसे यहाँ कौन सी क्वांटिटी है, एक्स म्यू। तो समेशन ऑफ एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अगर इसका अवकलन करते हैं तो समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर म्यू इज इक्वल्स टू आल्सो कांस्टेंट। तो ये आपका एक चतुर्विम वेग का डिस्कशन हमने आपसे किया। अब आप इसके डेरिवेटिव पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जनरली किसी भी वेग को आप u से प्रदर्शित कर रहे हैं अगर, तो u म्यू इज इक्वल्स टू आप क्या कहने वाले हैं कि dx म्यू अपॉन डी टो। हमने यहाँ टाइम नहीं लिया, हमने dt नहीं लिया, हमने डी टो लिया, समय अंतराल लिया। तो u म्यू इज इक्वल्स टू dx म्यू अपॉन डी टो, और क्योंकि डी टो का मान आपने अभी अभी निकाला है जो कि हमने उचित समय अंतराल को पढ़ा है, तो डी टो की जगह हम क्या बोलते हैं, डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को अपन ने अभी तक गामा का है, ठीक है। तो इस गामा की जगह मैंने यहाँ गामा यूज कर लिया, और क्योंकि यह पहला कोऑर्डिनेट है इसलिए मैंने यहाँ पर गामा u वर्ड यूज कर लिया। तो गामा u इज द कांस्टेंट एंड dx अपॉन dt इज आल्सो ux। दैट सिमिलरली u2 इज इक्वल्स टू dx2 अपॉन d2। तो dy dx2 को आपने क्या लिखा, dy अपॉन dt, क्योंकि d2 की वैल्यू क्या है, dt 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, और अगेन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज नोन एज गामा म्यू। तो गामा म्यू एंड देन dy अपॉन dt इज आल्सो uy। यहाँ पर ये करेक्शन होगा, ये ux लिखा हुआ है लेकिन ये uy आप कंसीडर करें। ऐसे ही u3 के लिए आप क्या लिखेंगे, dx3 अपॉन dt। तो dx3 का मतलब dz अपॉन dt 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो वापिस 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट है, उसको आप गामा u ले सकते हैं। तो यहाँ गामा u और dz अपॉन dt की जगह आप क्या लिखेंगे, uz लिखेंगे। अब क्योंकि चतुर्विम सदिश है ना, तो चौथा कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ेगा। तो चौथा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, u4 इज इक्वल टू dx4 अपॉन d2 इज इक्वल टू d बाय x4 की वैल्यू आयोटा ct अपॉन dt 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर आयोटा c इज द कांस्टेंट, और लास्ट में क्या बचा आपके पास, केवल गामा म्यू बचा, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि चतुर्विम सदिश की जब भी आप बात करेंगे तो आपके पास वेग के 4 कोऑर्डिनेट हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि चतुर्विम सदिश के 4 कोऑर्डिनेट हैं, x1 x2 x3 x4, जिसमें x4 को आपको क्या लेना है, आयोटा ct लेना है। ठीक उसी प्रकार जब आप वेग के कोऑर्डिनेट लेंगे चतुर्विम सदिश में तो आप क्या कहेंगे कि सर u1 इज इक्वल टू गामा म्यू ux, u2 is equals to gamma mu ux, uy, u3 is equals to gamma mu uz, and u4 is equals to iota c gamma u, जहाँ गामा u का मान 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, जिसे हम लॉरेंज फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप इन चारों वेगों का समेशन करना चाहें, कुल वेग निकालना चाहें, क्योंकि एक सदिश राशि है, तो आप समेशन ऑफ u म्यू स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर। तो जब ये सारे मान को आप जोड़ेंगे तो आप इस तरह से जो चारों मान आपके पास आए हैं इनको यहाँ पे आप लिख देंगे,
यहाँ लिखने के बाद इन पूरे मानों में से आप गामा म्यू स्क्वायर को कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर बचेगा, जिसको पूरे को आप यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्योंकि जब गामा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली यू गेन माइनस सी स्क्वायर विच इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हम यही बात कह रहे हैं कि जो भी फिजिकल पैरामीटर आप लेते हैं चतुर्विम सदिश में उसका समेशन और उस फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा एक निश्चर राशि आती है, एक कांस्टेंट राशि आती है, जो हमने समेशन ऑफ ए म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख के आपको बताया भी था। तो इस प्रकार ये जो बात है ये किसकी बात हुई है, चतुर्विम सदिश के वेगों के निरूपण की बात हुई है, जो कि स्पष्ट करता है कि माइनस सी स्क्वायर एक निश्चर राशि है और यू म्यू चतुर्विम वेग का एक सदिश का उदाहरण होगा, क्योंकि समेशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर इज लेस देन जीरो, क्योंकि ये जीरो से कम है, क्योंकि तभी तो नेगेटिव है। तो लेस देन जीरो होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि चतुर्विम सदिश के निश्चर होने पर उसका रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ये हमने जो बात करी ये सदिश निरूपण की बात करी। अब आपको सदिश निरूपण के वेग के 4 कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हो गए। इन 4 कोऑर्डिनेट को आप मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ आपको इस प्रकार नजर आएगा, u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और u4 डैश इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको एक बार याद कर लेना है, हर जगह आपको यही यूज करना है, और लास्ट में u1 u2 u3 u4। अब अगर आप इसको हल करते हैं तो आप पहला समीकरण कैसे लिखेंगे कि u1 डैश इज इक्वल टू, ये गामा पहले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा तो गामा u1 प्लस, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है तो फिर सीधे आएगा आयोटा बीटा गामा u4। तो आप देखिए u1 डैश इज इक्वल टू गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। ठीक इसी प्रकार u2 डैश इज इक्वल टू u2, u3 डैश इज इक्वल टू u3, u4 डैश इज इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा गामा u1 प्लस गामा u4। तो ये जो है ये आपके सदिश निरूपण हो गया है चतुर्विम सदिश के वेगों का। और इसको अगर आप टेंसर के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा चतुर्विम सदिश के वेगों के रूपांतरण के बारे में कि किस प्रकार से चतुर्विम सदिश के वेगों के रूपांतरण समीकरण हमको प्राप्त होते हैं। और फाइनली आप चतुर्विम सदिश के वेगों के रूपांतरण समीकरण को ux डैश और ux के बीच में अगर लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस बीटा c अपॉन 1 माइनस बीटा ux अपॉन c, uy डैश is equals to uy upon gamma 1 minus beta ux upon c, uz dash is equals to uz upon gamma 1 minus beta ux upon c, जहां बीटा जो है वो u by c को प्रदर्शित कर रहा है और v जो है वो निर्देश तंत्र s डैश का s के सापेक्ष वेग को बता रहा है। तो आज की कक्षा में हमने इसको समझा। अगली कक्षा में हम चतुर्विम संवेग के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ फोर मोमेंटम। तो आप एक बार अपनी कॉपी के अंदर इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी एक प्रैक्टिस को करिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आप इसमें डाउट में हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।